हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर 2023 सेशन में आया था। BBYCT 133 इसका कोड है। प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी इसका टाइटल है। हमने लास्ट वीडियो में पहले ही क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही आ चुकी है। ये हमारा आज पार्ट 3 है जिसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के भी आंसर्स पता चल सकें। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बॉटनिक गार्डन। बॉटनिक गार्डन का रोल क्या है उसको डिस्क्राइब करना है हमें। 5 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। द बॉटनिक गार्डन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बॉटनी। बॉटनी के अंदर बॉटनिक गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉटनी क्या है? हमारी स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट की स्टडी को ही हम बॉटनी बोलते हैं। तो जब भी प्लांट की स्टडी होगी उसके अंदर बॉटनिक गार्डन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, वो कैसे देख लेते हैं आगे। These gardens serves as living museums showcasing a wide variety of plant species from around the world. पूरे वर्ल्ड में जितनी वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलती हैं प्लांट की, उनका एक म्यूजियम की तरह, गार्डन के अंदर म्यूजियम की तरह बना के उसमें उनको शोकेसिंग किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि उससे लोगों को कुछ सीख मिल सके या फिर नेचर के साथ कनेक्ट हो सके। वो आगे हम देखते हैं। तो उसके वजह से इनको इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं ये बॉटनी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट सारे वर्ल्ड से चुनकर लेकर आते हैं और उनको म्यूजियम या शोकेसिंग के लिए रखते हैं। बट देयर पर्पस गोज बियॉन्ड जस्ट डिस्प्लेइंग द प्रिटी फ्लावर। सिर्फ ये म्यूजियम में रखने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उस प्रिटी फ्लावर्स को दिखाना चाहते हैं। दिखाने का मतलब नहीं है इनका, इनका और बियॉन्ड लेवल है, उनका पर्पस कुछ और ही है। वो अभी समझ लेते हैं क्या क्या है। बॉटनिक गार्डन्स ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन प्लांट कंजर्वेशन। जो बॉटनिक गार्डन है वो प्लांट कंजर्वेशन में भी, प्लांट को बचाने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Many plant species are endangered or threatened due to the habitat loss, climate change and other factors. जैसे कि अभी हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, इसीलिए मतलब पेड़ों को काट कर वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, तो पेड़ों को रहने की जगह नहीं बची, तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है कि वो कहाँ पेड़ उगेंगे, कहाँ वो रहेंगे, तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्लाइमेट इतना चेंज होते जा रहा है कि टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है कि वो उसको नहीं सह पा रहे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से बॉटनिक गार्डन उनको प्लांट को कंजर्वेशन करने के लिए भी हेल्प करता है। इसीलिए ये डेंजर कंडीशन में है कि प्लांट की हैबिटेट लॉस हो रही है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और डिफरेंट टाइप के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्लांट डेंजर में या थ्रेटन में आ चुके हैं। बॉटनिक गार्डन्स work to preserve these species by collecting seeds and propagating them in a safe environment. बॉटनिक गार्डन कैसे हेल्प करते हैं इन प्लांट की? ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के सीड्स को कलेक्ट करते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं, और जहाँ भी सेफ एनवायरनमेंट होगा उधर जाके इनको प्रोपोगेट करेंगे। तो इस तरीके से ये उनको कंजर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। They also conduct research on the plant genetics and ecology to better understand how to protect these species in the wild. क्या है, ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं रिसर्च को अपनी, कि उनके ऊपर जेनेटिक रिसर्च और इकोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ से, कि जो ज़्यादा विलुप्त होने लगी हों स्पीशीज़, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। उनकी जेनेटिक्स और इकोलॉजी को समझकर वो उनकी हेल्प करते हैं। In addition to conservation of efforts, botanic gardens also serves as educational resources. सिर्फ एक कंजर्वेशन रिजर्व ही नहीं है इनका बॉटनिक गार्डन का, कि सिर्फ कंजर्वेशन ही नहीं दे रहे हैं उनको, उसके बाद भी ये एजुकेशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइडेड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। दे ऑफर्स क्लासेस, ये क्या है, क्लासेस को ऑफर करते हैं, कुछ टाइप की वर्कशॉप निकालते हैं, टूर्स और टीचर्स विजिटर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर प्लांट्स एंड देयर रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्लांट का क्या रोल है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो जो भी टूर या विजिटर्स वहाँ पे आते हैं म्यूजियम में घूमने या बॉटनिक गार्डन में घूमने, उनको यही समझाया जाता है कि कैसे प्लांट इतने इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। और कुछ टाइप के बच्चे उसको, कुछ टाइप के नहीं, मतलब हर एक स्टूडेंट या जो भी विजिटर वहाँ आएगा उनको क्लासेस दी जाती हैं और वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि कैसे प्लांट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर।
Botanic garden also conduct scientific research that contribute to our अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट इकोलॉजी एंड बायोलॉजी। क्या है, बॉटनिक गार्डन हमारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि बॉटनी और मतलब प्लांट बायोलॉजी और इकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है। बट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बॉटनिक गार्डन प्रोवाइड अ स्पेस फॉर पीपल टू कनेक्ट विद नेचर। ये सारी चीज़ें तो बॉटनिक गार्डन कर ही रहा है कि जैसे कंजर्वेशन कर रहा है प्लांट का, और एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर से उनको बचा रहा है, या जो विलुप्त हो रही हैं स्पीशीज़ उनको एक सेपरेट एनवायरनमेंट में जाके उनको बचाया जा रहा है या उनको उगाया जा रहा है। इनके बाद भी क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है बॉटनिक गार्डन के द्वारा कि ये और जो ह्यूमन बीइंग हैं जो नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, ताकि वहाँ पे जाएंगे लोग तो वो एक कनेक्शन फील कर सकें नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में। इन टुडेज फास्ट पीस वर्ल्ड इट्स ईजी टू फॉरगेट अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये जितना हमारा वर्ल्ड फास्ट हो चुका है, जितना हम फ्यूचर के लिए भाग रहे हैं कि आगे क्या होगा, उसमें हम जो हमारा प्लांट है या नेचर है, ब्यूटी है वर्ल्ड की, वो हम भूल चुके हैं, उसको नहीं ध्यान देते। तो उससे भी ये कनेक्ट कर रहा है हमें। बॉटनिक गार्डन offers peaceful oases where visitors can escape their stress of daily life and reconnect with nature। जो बॉटनिक गार्डन है वो हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे रहा है जिससे हम अपना स्ट्रेस खो सकें, स्ट्रेस को भूल सकें और वहाँ नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें। तो बॉटनिक गार्डन के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है डिस्कस डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्कस करना है। ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले हेडिंग डालेंगे द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। फर्स्ट अप वी हैव प्रोड्यूसर्स। बायोटिक कंपोनेंट, और ये बायोटिक कंपोनेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है बायोटिक कंपोनेंट वो है जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि आपने पढ़े हैं बचपन में भी। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, ऑमनीवेरस, कार्निवेरस, हर्बीवेरियस, ये होते हैं। अभी मैं आपको ठीक से डिटेल में समझा दूंगी। और ए बायोटिक वो है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो बायोटिक में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोड्यूसर्स। These are the plant and other photosynthetic organisms that create their own food from the sunlight and nutrients। Producers कौन होते हैं? वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस द्वारा सनलाइट को यूज करके वो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो उन्हीं को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। They form the base of the food chain and provide energy for all the other organism in the ecosystem। ये क्या है? ये जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ फूड चेन का बेस होते हैं। सबसे पहले ही बेस का काम यही करते हैं, प्रोड्यूसर ही होता है, और ये बाकी जो ऑर्गेनिज्म होंगे इकोसिस्टम में उनको भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कंज्यूमर। सबसे पहले था हमारा प्रोड्यूसर, अब नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर। दीज आर द एनिमल्स दैट ईट द प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर। ये कंज्यूमर कौन से होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे प्रोड्यूसर को खाते हैं या दूसरे कंज्यूमर को खाते हैं। अपना खाना खुद नहीं बना रहे, वो दूसरे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर पर जी रहे हैं, उनको खाकर जी रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला है हर्बीवेरियस विच ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवेरियस वो कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है। कार्निवेरियस विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स। पहला है हर्बीवेरियस, दूसरा है कार्निवेरियस। कार्निवेरियस वो है जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, नॉनवेज ही खाते हैं। थर्ड आते हैं ऑमनीवेरियस विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑमनीवेरियस वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब ये दोनों टाइप के हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, तो ये ऑमनीवेरियस के अंदर आते हैं। तो 3 टाइप के हमारे कंज्यूमर है, हर्बीवेरियस, कार्निवेरियस और ऑमनीवेरियस। थर्ड है हमारे पास देन वी हैव डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीकम्पोजर। पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और देन डीकम्पोजर। These are the bacteria, fungi and other organisms that break down dead organic matter into the simpler compound that can reuse by the other organism। Decomposers वो होते हैं, वो बैक्टीरिया या फंजाई या वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर कंपाउंड फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ताकि वो दोबारा से रीयूज हो सके एनवायरनमेंट के अंदर।
दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो डीकम्पोजर्स क्या हुए, कुछ टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई या वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसको बाकी ऑर्गेनिज्म दोबारा रीयूज कर सकें। ठीक है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि ये उसको वापस रीयूज के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, कि ऑर्गेनिज्म वापस उसको रिसाइकिल करके न्यूट्रिशन को इकोसिस्टम में बैलेंस कर सके। फाइनली वी हैव एपेक्स प्रेडेटर्स। लास्ट में हमारे पास आता है एपेक्स प्रेडेटर्स। दीज आर द टॉप प्रेडेटर्स इन द फूड चेन, यूजुअली कार्निवोरस एनिमल्स दैट हैव नो नेचुरल प्रेडेटर्स देमसेल्फ। ये एपेक्स प्रेडेटर्स वो होते हैं जो कि फूड चेन के टॉप पर पाए जाते हैं और ये कार्निवोरस टाइप के होते हैं, इनके ऊपर कोई और प्रेडेटर्स नहीं पाया जाएगा। दे हेल्प रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम एंड मेंटेन बैलेंस। ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं टॉप पर, इसीलिए ये हेल्प करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और इकोसिस्टम में उनको मेंटेन करके रखते हैं। सो दोज आर द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो हमने अभी पढ़े वो ही हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। पहला क्या था, प्रोड्यूसर, दूसरा था कंज्यूमर। कंज्यूमर भी 3 टाइप का था, हर्बीवियरस जो सिर्फ प्लांट पे जीते हैं, प्लांट को खाते हैं, कार्निवियरस जो सिर्फ एनिमल्स पे जीते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ऑमनिवियरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। फिर था हमारे पास थर्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो थे जो ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके वापस रिसाइकिल करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको रीयूज कर सके। लास्ट में था हमारे पास एपेक्स प्रेडेटर जो कि टॉप ऑफ द फूड चेन में होते हैं। तो ये 4 थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट। ईच वन प्ले अ यूनिक रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। हर एक बायोटिक कंपोनेंट का अपना एक यूनिक रोल था ताकि वो हेल्थ और इकोसिस्टम में बैलेंस बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 फॉलोइंग। आपको इसमें 5-6 दिए होंगे, 5-6 में से सिर्फ आपको 4 के ऊपर ही शॉर्ट नोट लिखना है, बट मैं वो जो 7-8 आपको दिए हैं, 5-6 दिए हैं, मैं उनके ऊपर सबके ऊपर ही शॉर्ट नोट बताऊंगी। 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखने पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। पहला है हमारा क्लेड्स। क्लेड्स क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अ क्लेड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। क्लेड क्या है, क्लेड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करता है या कॉमन एंसेस्टर को शेयर करता है अपने एंसेस्टर। ठीक है, इट्स लाइक अ फैमिली ट्री वेयर ईच ब्रांच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्पीशीज। कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या हो गया कि एक ही इंसान से आगे के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मतलब एक ही इंसान से या एक ही ऑर्गेनिज्म से बाकी आने वाले ऑर्गेनिज्म उसी इंसान के साथ जुड़े हैं या उसी ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े हैं, तो उसको कॉमन एंसेस्टर के साथ जुड़े हैं, उसी ग्रुप को हम बोलेंगे क्लेड। ये क्या है, एक फैमिली ट्री की तरह है। जैसे हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं ना, और उसका सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसी से बाकी सारी ब्रांच जुड़ी रहती है, वैसे ही कॉमन एंसेस्टर होता है इनका। ठीक है, इट इज लाइक अ फैमिली ट्री वेयर ईच ब्रांच रिप्रेजेंट एंड डिफरेंट स्पीशीज, जहाँ पे एक डिफरेंट स्पीशीज, हर एक ब्रांच अपनी डिफरेंट स्पीशीज को दर्शाती है। बाय स्टडिंग क्लेड्स साइंटिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। क्लेड्स को समझने के बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशन और रिलेशनशिप कैसे है। ठीक है, तो क्लेड क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के एंसेस्टर को कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के एंसेस्टर के साथ। ठीक है, सेकेंड है एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन वाटर बट हैव देयर लीव्स एंड स्टेम्स अबव द सरफेस। एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो कि वाटर के ऊपर ग्रो करते हैं और उनकी लीव्स और स्टेम वाटर के सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। तो एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हो गए जो वाटर के ऊपर ग्रो करेंगे, वाटर के ऊपर उगेंगे और उनकी लीव्स और स्टेम वाटर की सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इन
कैटिकल्स और वाटर लिलीज। वाटर लिलीज और कैटिल्स क्या है, वो वाटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और वाटर के ऊपर इनका ग्रोथ होती है, इसीलिए इनको हाइड्रोफाइट्स, एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। These plants play an important role in the aquatic ecosystem by providing habitat for animal and helping them to filter pollution from the water. ये जो प्लांट हैं हमारे emergent हाइड्रोफाइट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये वाटर के ऊपर है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? ताकि ये कुछ एनिमल्स को, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनको हैबिटेट देंगे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे और ये हेल्प करेंगे कि वाटर में जितना पॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर सकें। तो ये दो टाइप से हेल्प कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास साइक्लिंग फॉस्फोरस। साइक्लिंग फॉस्फोरस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एंड एनिमल बट इट कैन बी लिमिटिंग इन मेनी इकोसिस्टम। जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या है? एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट और एनिमल के लिए, बट ये हर एक इकोसिस्टम में डिपेंड करेगा कि वहाँ कितना फॉस्फोरस पाया जा रहा है। मतलब हर एक इकोसिस्टम में वेरी करेगा कि कितनी लिमिटिंग है उसकी। द साइक्लिंग ऑफ फॉस्फोरस refers to the movement of this nutrient through the different part of the ecosystem। जो साइक्लिंग ऑफ फॉस्फोरस का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस हमारा, उसकी मूवमेंट डिफरेंट पार्ट तक हो रही है इकोसिस्टम के, मतलब इकोसिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूवमेंट हो रही है फॉस्फोरस की, उसको बोलेंगे साइक्लिंग फॉस्फोरस। कैसे मूवमेंट हो रही है? फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट टू द एनिमल एंड बैक अगेन। क्या है? सॉइल से प्लांट तक जा रहा है वो फॉस्फोरस, प्लांट से एनिमल तक जा रहा है, एनिमल से वापस सॉइल तक जा रहा है। तो इस मूवमेंट को, फॉस्फोरस की इस मूवमेंट को साइक्लिंग ऑफ फॉस्फोरस बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। अगर ये प्रोसेस हम समझ जाते हैं तो ये क्या हेल्प कर रहा है कि कैसे इकोसिस्टम एक हेल्दी रह सकता है और कैसे ये मेंटेन करके रख रहे हैं फॉस्फोरस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा टिपिफिकेशन। टिपिफिकेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। Typification refers to the process of designating a species specimen as a type of species for a particular species। ये क्या है? Typification एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज के स्पेसिमेन को डेजिग्नेशन दी जाती है। सिंपलर फॉर्म में आप समझिए कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसका कोई टाइप का स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन आप समझ रहे होंगे ना, मतलब डुप्लीकेट है स्पीशीज़ का, डुप्लीकेट टाइप अगर दिखा दें तो उसको स्पेसिमेन बोलेंगे। तो क्या है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का स्पेसिमेन का डेजिग्नेशन, मतलब किस पोजीशन पे उसको रखा जा रहा है स्पेसिमेन को, उस पोजीशन पे रखने के प्रोसेस को ही टिपिफिकेशन बोला जाएगा। तो टिपिफिकेशन क्या है? टिपिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के स्पेसिमेन को डेजिग्नेशन दिया जाता है, या कौन से पार्ट पे उसको रखा जा रहा है, कितना नंबर उसको दिया जा रहा है, उसको ही टिपिफिकेशन बोलते हैं। This helps to establish a standard reference point for future identification and classification of species। ये जो हम नंबर दे रहे हैं उसके स्पेसिमेन को, वो क्या हेल्प कर रहा है? वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे रहा है कि किस टाइप से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है और कैसे उसको, उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी क्या है? Which is a science of naming and classifying organism। टेक्सोनॉमी एक क्लास है जिसमें, मतलब टेक्सोनॉमी क्या है? साइंस है एक, जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ है हमारा अल्फा टेक्सोनॉमी। आपको इसमें सिर्फ 4 ही करने थे, अब हम 5वें तक पहुंच गए हैं, जो कि आप लर्न कर लीजिएगा। 4 नहीं आएंगे तो आप 5वां ही लिखेंगे ना आगे जाके। अगर 5वां आता होगा तो, नहीं आता होगा तो आप 6ठे पे बढ़ेंगे। तो 5वां भी लर्न कर लेते हैं, कहीं यही ना आ जाए। अल्फा टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक 4-5 बार रिपीट हुआ है, तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे देंगे आपको। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टेक्सोनॉमी इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेक्सोनॉमी दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उसको क्लासीफाई किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और
वही टेक्सोनॉमी का ट्रेडिशनल पार्ट है, उसको अल्फा टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टेक्सोनॉमी एक ट्रेडिशनल फॉर्म है टेक्सोनॉमी की, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आइडेंटिफाई किया जाए और क्लासिफाई किया जाए, उसको अल्फा टेक्सोनॉमी बोलते हैं। कौन से फिजिकल कैरेक्टर्स? फिजिकल कैरेक्टर्स सच एज देयर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखकर आइडेंटिफाई करना और क्लासिफिकेशन करना, उसको अल्फा टेक्सोनॉमी बोला जाता है। दिस मेथड हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज एंड स्टिल वाइडली यूज टुडे। ये बहुत सालों से मेथड यूज होते हुआ आ रहा है और अभी भी यूज होता है। ऑल्दो मोर मॉडर्न टेक्निक्स सच एज मॉडर्न बायोलॉजी आर ऑल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। अभी वैसे नए टेक्निक्स भी आ गए हैं, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो अभी भी इम्पॉर्टेंटली इंक्रीज हो रही है, अपना रोल इंक्रीज किए जा रही है, पर फिर भी अल्फा टेक्सोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उससे भी क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। 6th हमारा F है हमारा शेलफोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेलफोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। Self-fold law of tolerance states that an organism survived and growth are determined by the environmental factor that is closest to the minimum or maximum tolerance level। क्या है? सेल्फोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस एक लॉ है जो क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसका सर्वाइवल एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो भी वो एनवायरमेंटल फैक्टर जिस पर वो अपना मिनिमम या मैक्सिमम टॉलरेट कर सके उस एनवायरमेंटल फैक्टर को, वहीं तक वो ग्रो करेगी या वहीं तक वो सर्वाइव करेगी, उसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ-फोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। मतलब क्या हुआ इसका सिंपलर वे में, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से हो गए? टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी। तो एक जैसे प्लांट है, वो प्लांट कितना मिनिमम टेम्परेचर झेल सकता है, कितने मिनिमम टेम्परेचर पे भी उसकी ग्रोथ हो सकती है या सर्वाइव कर सकता है, उसकी टॉलरेट करने की लेवल कितना है, यही ये बताता है ये लॉ, कि कितना मिनिमम टेम्परेचर झेल सकता है या कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक ये झेल सकता है अपनी सर्वाइवल के लिए, कितनी इसकी क्षमता है, टॉलरेंस कितनी क्षमता है, उसको ही शेलफोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस बोला जाता है। कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। In other words, if an organism is exposed to an extreme environmental factor such as temperature, अगर दूसरी भाषा में हम समझें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल फैक्टर में रह रहा है, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? इट विल ओनली सर्वाइव इफ इट फॉल्स विद इन द टॉलरेंस रेंज। मतलब जहाँ तक उसको क्षमता होगी कि वो 40 डिग्री टेम्परेचर तक सह सकता है, जी सकता है, तो वो उतना ही जिएगा। उसके बाद अगर उसको 41 डिग्री हुआ तो वो मर जाएगा। तो मतलब एक उसकी लेवल है कि इतने लेवल तक ही वो जी सकता है, मतलब इतना ही वो टॉलरेट कर सकता है, इतना ही क्षमता है उसके अंदर टॉलरेट करने की। तो समझ आ गया आपको? दिस लॉ इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज ऑन द एनवायरमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म। ये लॉ क्या है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ये समझने के लिए कि कैसे कोई भी एनवायरमेंटल चेंज ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प मिली हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया हुआ, ना आया हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा कोड चाहिए नेक्स्ट। हो सके तो प्लीज़ आप बॉटनी और जूलॉजी ही रिकमेंड करेंगे तो बेटर है, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने 12th के बाद नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री मुझे पसंद ही नहीं थी, तो केमिस्ट्री में नहीं बता पाऊँगी आपको और फिज़िक्स भी नहीं बता पाऊँगी। बट इवन देन अगर हेल्प हो सकेगी तो मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आपके लिए हेल्प कर सकूँगी। तो प्लीज़ आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारे आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपके आंसर्स ढूंढ के लिख के दे रही हूँ आपको और समझा रही हूँ। तो अगर आपको प्लीज़ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।